दोस्तों, आप लोगों का अनदर वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि कुछ पॉइंट्स आपसे साझा करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 पॉइंट के बारे में बताया था, एनआरआई और ओवरसीज वीज़ा के बारे में। तो चलिए आगे इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों के लिए जानना आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला देखते हैं क्या है। पहला है वीज़ा। वीज़ा कहते किसको? तो वीज़ा दोस्तों, जब आप अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश के यहाँ जाते हैं तो वो देश आपको आने के लिए परमिशन देता है, उसी को वीज़ा कहा जाता है। अगर आपको वीज़ा मिल गया यानी समझिए कि आपको परमिशन दे दिया कि आप आइए मेरे यहाँ, आप आ सकते हैं मेरे यहाँ घूमने के लिए, चाहे और कुछ नौकरी करने के लिए। वीज़ा का मतलब यही होता है कि आपको वो देश परमिशन दे दिया है आपको उस देश जाने के लिए। तो दोस्तों, वीज़ा जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वीज़ा ऑन एप्लीकेबल, यानी कि आपको जिस देश में पहले उसी देश से अप्लाई करना होगा जिस देश में आप जाना चाहते हैं। जैसे भारत से आप यूएसए जाना चाहते हैं तो आप भारत में रह कर ही पहले आपको यूएसए के, जैसे यहाँ राजदूत है भारत के दिल्ली में, तो वहाँ जाकर आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। अगर यूएसए ने वीज़ा दे दिया तभी आप जा सकते हैं। तो ये हो गया वीज़ा ऑन एप्लीकेबल का उदाहरण, जैसे यूएसए। और दूसरा होता है वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल यानी कि दूसरे देश जाइए, वहाँ के एयरपोर्ट पर जाइए और जैसे के बाद वहीं से आपको वीज़ा मिल जाएगा, यानी कि आपको यहाँ से वीज़ा नहीं बनाना पड़ेगा। आप दूसरे देश जाकर, जो अगर आपको ये सुविधा दिया हुआ है वीज़ा ऑन अराइवल का, तो आप उस देश में जा सकते हैं बिना वीज़ा के और वहीं जाकर एयरपोर्ट पर वीज़ा ले सकते हैं। जैसे कि हो गया जापान भारत को वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा दिया हुआ। अगर आप यहाँ से बिना वीज़ा के जापान जा सकते हैं, लेकिन हाँ, वहाँ पर जाकर आपको एयरपोर्ट पर ही वीज़ा बनाना पड़ेगा, वीज़ा लेना पड़ेगा। तो वीज़ा का तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप का वीज़ा ऑन फ्री। वीज़ा ऑन फ्री मतलब बिना वीज़ा के, जैसे हो गया नेपाल जैसे हो गया, बिना वीज़ा के आ सकते हैं, कई बार जा सकते हैं, कितना ही बार आ सकते हैं, कोई भी वीज़ा उधर नहीं लगता है। इसमें यही होता है वीज़ा ऑन फ्री, यानी कि बिना वीज़ा के आप कोई भी दूसरे देश जा सकते हैं। ना ही आपको वहाँ वीज़ा लेना पड़ेगा, ना ही वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, बिना वीज़ा के आप आ जा सकते हैं। तो चलिए, वीज़ा तो आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं पासपोर्ट। दोस्तों, दूसरे देश जाने के लिए भी अपने देश से परमिशन लेनी पड़ती है। उस परमिशन को ही पासपोर्ट कहा जाता है। पासपोर्ट, इसके लिए जो है पासपोर्ट पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, यानी कि पासपोर्ट जो है राष्ट्रपति के नाम से बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी पर आपको उस देश में भेजेगा। अगर आप वहाँ कुछ किए तो उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति लेते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह निकलता है कि कई लोग यह भ्रम में रहते हैं कि राष्ट्रपति को भी पासपोर्ट लेना वो बनाना पड़ता है दूसरे देश जाने के लिए। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि पासपोर्ट पर राष्ट्रपति का हिस्सा नहीं था, राष्ट्रपति ही जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को कौन सा वीज़ा तो पासपोर्ट होगा, वो तो खुद दूसरे के वीज़ा तो पासपोर्ट देते हैं, इसलिए उनके पासपोर्ट नहीं होते, खुद बिना पासपोर्ट के ही दूसरे देश जाते हैं। आई होप ये समझोगे पासपोर्ट क्या होता है। अब चलते हैं आगे। तीसरा इस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट BBI CAA, जिसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एक होता है, मैंने आपको बताया था 1955 का सिटीजनशिप एक्ट बताया था, यानी कि नागरिकता अधिनियम। लेकिन ये नागरिकता संशोधन अधिनियम, वो उसी को संशोधन किया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधन करके ये लाया गया। कब किया गया संशोधन? तो ये 2019 में किया गया संशोधन। इसमें जो है कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर डेट को देखिएगा ध्यान से, 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान हो गया, पाक हो गया, यानी कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जो भी वहाँ धार्मिक प्रताड़ित अल्पसंख्यक है, वहाँ धार्मिक प्रताड़ित अल्पसंख्यक कौन हो सकते हैं? जैसे हिंदू हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, ईसाई हो गया, ये सब जो है धार्मिक प्रताड़ना के चलते वो अल्पसंख्यक 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत आ गए थे तो उन्हें जो है नागरिकता दे दी जाएगी। धार्मिक प्रताड़ना अल्पसंख्यक के आधार पर उन्हें नागरिकता जो है दे दी जाएगी। यही CAA में संशोधन करके कहा गया। पहले ये 11 वर्ष तक रहता, लेकिन अब इसे सुविधा बनाने के लिए इसे 5 वर्ष ही कर दिया गया है।
इसी के तहत जो है दोस्तों, सबसे पहले 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 नागरिकों को, पाकिस्तान से जो भागकर भारत में शरण लेकर आए, उनको सबसे पहले 7 नागरिकों को नागरिकता देकर ये CAA की शुरुआत की गई, यानी कि इसको लागू कर दिया गया। सबसे पहले पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को यह नागरिकता देकर इसी के आधार पर यह जो है लागू कर दिया गया। आई होप यह आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा देखते हैं NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। दोस्तों ये लाइक क्यों है, पहले इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा 1971 का वॉर समझना पड़ेगा। जब पाकिस्तान जो बांग्लादेश पर अत्याचार कर रहा था, तो उसी के फलस्वरूप जो है इंडिया इसको बचाने के लिए इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ। उससे पहले जो है पाकिस्तान जब बांग्लादेश पर अत्याचार कर रहा था, तो उससे प्रताड़ित हुए, यानी कि उन्हीं के लोग थे, यानी कि सेम रिलीजन के थे, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो है, जैसे कि अभी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान है, पहले था एगो पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान ही बांग्लादेश कहलाता था। तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो है पूर्वी पाकिस्तान को मतलब घृणित नज़र से देखते थे, प्रताड़ित करते थे। तो इसी प्रताड़ना से वो सब भाग कर जो है भारत में आकर शरण ले लेते। भारत सबसे ज़्यादा वहाँ पर असम में आए शरण लेने के लिए। तो इसी तरह जो है 1971 में जो वॉर हुआ, फिर बांग्लादेश अलग हुआ, लेकिन जो भाग कर प्रताड़ित होकर आए थे शरणार्थी, वो फिर बांग्लादेश वापस नहीं जा रहे। तो इसी को देखते हुए जो है मेनली असम के लिए ही यह NRC लाया गया। इसके तहत जो है SC में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2013 में यह फैसला दिया कि सरकार से कहा कि आप जो है NRC लाइए जितना जल्दी हो सके 2015 तक, और उसे 24 मार्च 1971 ये लाइन है, डेट है 24 मार्च 1971 से पहले जो भी आए हैं उन्हें जो है NRC के तहत नागरिकता दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही 2015 में NRC रजिस्टर जो है बनने लगा। इसमें जो है 2 प्रकार के लिस्ट होते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 30 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 30 डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको 24 मार्च 1971 से पहले आए हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि आपको ये मतलब है कि 1971 से पहले, या फिर आपके कोई पास ऐसा प्रूफ है कि आप भारत के नागरिक होते, तो आपको नागरिकता रहेगी। अगर नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा, 4 महीना का। जैसे कि आपके पड़ोसी है तो वो बता सकते हैं कि हाँ ये 1971 24 मार्च 1971 के पहले से ही रह रहे हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पर अगर आप साबित कर सकते हैं तो करिए। अगर यहाँ भी नहीं कर सकते हैं तो फिर हाई कोर्ट में करना होगा। अगर हाई कोर्ट में नहीं कर सकते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाकर करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होगा तो आपकी जो है नागरिकता खत्म कर दी जाएगी और आपको डिटेक्शन जेल में रख दिया जाएगा। डिटेक्शन जेल उसे कहते हैं जो बाहरी लोगों को रखा जाता है, जो भारत के नागरिक नहीं होते हैं, दूसरे लोग से विदेश से आए होते हैं, उन्हें जो है डिटेक्शन जेल में रखा जाता है। तो इसी के आधार पर जो है यह सबसे पहले जो असम में लागू हुई थी। असम में मेनली या असम के लिए या मेनली लाया, क्योंकि असम में ही ज़्यादा लोग मतलब रह रहे हैं बांग्लादेशी लोग, इसलिए इसी के लिए असम के लिए ज़्यादा लाया गया था। आई होप या आप NRC के बारे में आप समझे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है 5वां में NPR। NPR क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ये क्यों लाएगा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर? दोस्तों इसको भी समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि जैसे हम लोगों के यहाँ जनसंख्या होती है तो घर घर आते हैं जनसंख्या करने के लिए। जैसे बिहार के लोग हो गए, यूपी के लोग हो गए, ये तो बाहर भी कमाने चले जाते, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बड़े बड़े शहर चले जाते हैं कमाने के लिए। तो क्या होता है कि जैसे जहाँ घर है, जैसे यूपी हो गया चाहे बिहार हो गया, वहाँ तो जनसंख्या हुआ आया कराने के लिए, तो वहाँ जो परिवार के लोग हैं तो उनको भी जोड़ दिए ना, वो भी जोड़ के मतलब कि जनसंख्या बता देते हैं। जो बाहर काम कर रहे होते हैं उनका भी मतलब गिनकर बता देते हैं कितने परिवार है घर में। लेकिन जब वहाँ जनसंख्या भी होता है, जैसे बिहार के लोग जैसे दिल्ली में काम करें, तो वहाँ भी उनका भी जनसंख्या में गिना जाता है। यानी कि एक ही आदमी के 2 जगह जनसंख्या में गिना गया, एक जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ, एक अपना घर में, दोनों जगह। तो इससे जो है जनसंख्या में थोड़ा मतलब आंकड़ा में थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इसी को सुस्पष्ट करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि NPR लाया गया 1955 और 2003 के नागरिकता अधिनियम के तहत। इसके आधार पर जो स्थानीय ग्राम पंचायत
तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो है जनसंख्या मतलब इसका जो है एकत्रित आंकड़ा जो है एकत्रित किया जाएगा। इसके तहत जो है अगर होगी तो इससे जो है आंकड़ा भी, जनसंख्या का आंकड़ा भी सही प्राप्त होगा। उतना आगे पीछे मतलब जितना पहले होता था उतना नहीं हो पाएगा। आई होप एनपीआर के बारे में समझे होंगे और ये कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके बारे में समझे होंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करें और लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।